पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मे कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है ना, पिक्चर बेस्ड। तो पिक्चर बेस्ड मैंने जब पिक्चर का एक्सप्लेन किया था आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो उसके बाद है नेशन स्टेट, हमने डिस्कस कर लिया था। नेशन स्टेट का मतलब है सपोज प्रीवियसली some state or some areas were governed by the local chieftains, और suppose 4-5 areas हैं एक country में, और these 4 areas are governed by the local chieftains, and they are not controlled by the central authority, they are independent to take their own decisions। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इन इंडिया बिफोर 1947, तो मोर देन 500 आप कह सकते हैं स्मॉल टेरिटरीज वर गवर्न्ड बाय द लोकल चीफ्स, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर द गेटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस तो अब क्या कर दिया, सेंटर इज गिवन मोर पावर, सेंटर को ज्यादा पावर है, तो सेंटर का जो एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबको यूनाइट करना है, तो दैट वर्क वाज परफॉर्म बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और लेटर ऑन इंडिया इज कंसीडर्ड एज ए नेशन। पहले एक तरह से नेशन की आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि अलग अलग एरिया अलग अलग गवर्न हो रहे थे, अलग अलग एरिया में अलग अलग रूलिंग क्लास थी, ठीक है ना। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ गई, और उसके बाद जितने भी हमारे स्टेट थे उनको सबको यूनाइटेड एक अम्ब्रेला के अंदर में लाया गया, देन वी कॉल आवर कंट्री एज ए नेशन। तो लाइकवाइज जैसे हमने एग्जांपल दिया इंडिया से, लाइकवाइज वेरियस यूरोपियन कंट्री आल्सो नॉट गवर्न्ड बाय द सिंगल अथॉरिटी, दे वर गवर्न्ड बाय द डिफरेंट स्मॉल अथॉरिटीज इन डिफरेंट लोकल एरियाज, ठीक है ना। तो ये नेशन स्टेट की थ्योरी जो आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी। एंड नेशन स्टेट फर्स्ट जो ये जो आपका कंसेप्ट है, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में काफी डिटेल में आपने 9th में ही पढ़ा था, इट वाज इन योर बुक। अभी क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, यानी कि जो अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन व्हिच वाज totally associated with the nationalism, यानी कि nationalism rose in France first of all throughout the world, and it was happened or it was took place in 1789, ठीक है ना। The first clear expression of nationalism came with the France Revolution in 1789. France, as you know, world remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। अब absolute monarch क्या होता है, यानी कि whatever powers were enjoyed during this particular tenure, so they were enjoyed, they were taken by the absolute monarchy। monarchy का मतलब समझ रहे हैं, monarch का मतलब है आप कह सकते हैं king और queen, और a particular ruler ruled without any elections as per their wishes। So whatever decision taken by the particular person, he may be a king or she may be a queen, ठीक है ना। तो then king or queen are the ruler of a particular area, so that particular system is considered as a monarchy system। Is it clear to all of you? Yes sir। Yes sir। हाँ ठीक है, अब ठीक है, तो मोनार्क का मतलब क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ो। देन उसके बाद होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्क, और दूसरा हो सकता है, दिस वर्ड इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो एक तो हो गया एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब यहाँ पर है व्हाटएवर डिसीजन टेकन फॉर द कंट्री, तो दे आर टोटली एंड टोटली टेकन बाय द किंग और क्वीन, ठीक है, और मोनार्क रूलर यू कैन से। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वो क्या होता है, सम पावर्स वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम पावर्स स्टिल दे आर एंजॉयड बाय द किंग और क्वीन, ठीक है ना, एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सम पावर स्टिल हैंडल और कंट्रोल बाय द मोनार्क। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दे आर रेडी टू फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस as per the constitution if there is a availability of constitution in a particular country, so he or she may be
आप कह सकते हैं फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, whatever rules and regulation, whatever articles, whatever acts are described in their constitution. तो somehow some powers आप कह सकते हैं vested in the constitution. पहले सारी की सारी पावर के 100% powers were enjoyed by the monarch, but under this particular system, किस सिस्टम में जो मैंने बताया constitutional monarch, जैसे एग्जांपल जो हमारा नेबरिंग कंट्री है आपका नेपाल, उसमें जब 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 डेमोक्रेसी के लिए जो फाइट कर रहे थे नेपाली पीपल, तो प्रीवियसली द नेपाल वाज टोटली गवर्नड बाय द मोनार्क, बट लेटर ऑन आफ्टर द आप कह सकते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सम पावर्स वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टिल सम पावर वर आल्सो एंजॉयड बाय द मोनार्क. तो दैट टाइप ऑफ एग्जांपल वाज मे बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. ठीक है ना. तो मेजर जो उसकी जो पावर है वो किसमें हो चली गई, किसमें चली गई, जो मेजर पावर्स व्हाटएवर पावर्स वर एंजॉयड अर्लियर, बट नाउ हिज और हर मोस्ट ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन द डैश बॉडी. कौन सी बॉडी में चली गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन में चली गई. तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. समझ में आ गया. यस सर. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्लियर हो रहा है ना. हाँ, तो ये दिया नहीं है आपके में, लेकिन मैंने आपको बताया इस तरह का भी कुछ आ जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया. फिर उसके बाद है फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन इसमें वर्ड आया है. बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन का मतलब है that particular body is elected by the people, and those who are representing that particular body, so they are generally elected by the voters or elders you can say. यानी countrymen are elected, all these members, those who are holding the post of, जैसे मान लिया for example you can take an example from the Indian point of view. कौन सा जो there are two type of members, MP member of parliament and other group of जो आप कह सकते हैं रूलिंग जो क्लास है वो है MLA for state and MP for center. तो likewise when these people are elected by the voters or by the common people, so they are allowed to govern our country. तो फ्रांस में क्या हुआ, previously that France was governed by the monarch, but now the sovereignty का मतलब है most of the power or entire power must be handled by the body of French citizens. यानी कि फ्रेंच सिटीजन की बॉडी का मतलब जैसे लाइक पार्लियामेंट इन इंडिया. ठीक है ना. तो वैसे ही वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाए और वो बॉडी दैट बॉडी विल बी इलेक्टेड बाय द फ्रेंच सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिगार्डिंग फ्रांस, तो वी कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम द फ्रांस ओनली. ठीक है ना. तो फिर क्या है, द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट वाज द पीपल हु वुड हैंडसेट कंट्रोलिंग द नेशन ऑफ द शेप ऑफ द डेस्टिनी. यानी कि व्हाटएवर शेप दे आर गोइंग टू अडॉप्ट और हाउ दे आर गोइंग टू गवर्न ऑफ देयर कंट्री, तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस. ठीक है ना. ये बात हो गई कि वो फ्यूचर में किस वेदर दे आर आप कह सकते हैं want to continue for the monarchy system or whether they are going to govern ourselves or given some more powers for the body of French citizens. So it was decided by the आप कह सकते हैं people of a particular country और इस एग्जांपल में people of France. ठीक है ना. तो उसके बाद है from a very beginning the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. यानी कि जैसे अब देखो मैं एग्जांपल इंडिया से इसलिए दे रहा हूँ आपको, यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. जैसे इंडिया में पहले बिफोर इंडिपेंडेंस क्या थे, स्मॉल एरिया थे, दे वर गवर्न्ड बाय द स्मॉल रूलर्स. दे वर नेवर कंसीडर्ड एज यूनाइटेड, दे नेवर कंसीडर्ड एज फॉर्म ऑफ नेशन. तो वैसे लाइकवाइज फ्रांस में भी क्या है, फ्रांस में क्या टेंशन दी गई, दैट क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. जैसे अभी क्या है, नाउअडेज इंडियंस आर नोन एज द इंडियन सिटीजन. इंडियन सिटीजनशिप हमारे पास है ना. तो वैसे ही क्या है, ये कौन है भाई, समवन जो ये हाँ
तो जैसे जैसे इंडिया का एग्जांपल आप ले सकते हैं, वैसे फ्रांस में भी क्या है कि जो जो पीपल है उनकी जो एक सिंगल आइडेंटिटी होनी चाहिए एज ए नेशन, तो दे वांट टू जॉइन दैट पर्टिकुलर आइडिया। तो उसके बाद है जो जो पैट्री, एक वर्ड आया आपके इटैलिक्स में दिया है, अब वो ब्रैकेट में लिया है, लिखा है द फादरलैंड। फादरलैंड जैसे मदरलैंड है, ऐसे फादरलैंड मतलब मदर और फादर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ वर्ड वी आर यूजिंग। हालांकि कंट्री क्या है, इट इज फेमाइन यानी कि फीमेल, एक तरह से जेंडर अगर क्लासिफिकेशन करें तो कंट्री क्या है उसका, अगर जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कंट्री इज ऑलवेज रिलेटेड टू मदरलैंड, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है लेकिन फादरलैंड। ऑफिस क्या बाद है द सिटीजन, सिटीजन का मतलब द सिटीजन, सिटीजन्स विल बी द फाइनल डिसाइडर on what basis we are governing our country. So this will be decided by the citizen of a France. France citizen उसका करेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद नेशनल असेंबली, न्यू आइन्स पर कंपोज oath taken by the आप कह सकते हैं different people and criticize the administrative system was put up place of the formulation of uniform laws for the citizens within the territory. तो उसके बाद है internal customs duties and dues were abolished, यानी कि जो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो क्या कर दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर क्रॉसिंग उत्तर प्रदेश एंड यू आर गोइंग टू एंटर इनटू दिल्ली, और व्हेन यू आर क्रॉसिंग दिल्ली एंड यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द राजस्थान, तो सम टाइम यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी एज ए टैक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस आर जनरली इंपोज्ड बाय द लोकल चीफ्टेन्स और लोकल गवर्नमेंट करती है। तो सबसे पहले फ्रांस में क्या स्टेप लिया गया, जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, इंटरनल कस्टम ड्यूटी का विद इन द कंट्री, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंडिया से, सपोज दे वांट टू क्रॉस द सिंगल, आप कह सकते हैं स्टेट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सपोज समवन इज वांट टू क्रॉस with their goods, baggage or their trading items from one state to another state, so they have to pay some amount of taxes. लेकिन ज्यादातर अभी सबसे पहले क्या डिसीजन लिया वहां पर, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, सबसे पहले उनको अबॉलिश किया गया, खत्म कर दिए गए, दे वर टोटली अबॉलिश्ड फ्रॉम द फ्रांस। एंड उसके बाद क्या है, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, यानी कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, यानी कि पहले जैसे सीजीएस मेथड है, एमकेएस मेथड है, एफपीएस मेथड है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। तो नाउअडेज एमकेएस इज एप्लीकेबल थ्रूआउट द वर्ल्ड, यानी कि हम जो आजकल जो मेजरमेंट का और जो वेइंग जो सिस्टम हम अडॉप्ट कर रखे हैं वो है एमकेएस नाउअडेज, ठीक है ना। एफपीएस और जो सीजीएस था वो पुराना हो गया, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, एमकेएस मेथड्स वी आर यूजिंग थ्रूआउट द वर्ल्ड। तो वैसे उन्होंने क्या कर दिया, जो वेट जैसे किलोग्राम वगैरह है, जैसे मेजरमेंट जैसे मीटर में है, तो दैट वाज अडॉप्टेड इन यूनिफॉर्म मैनर, यानी कि पहले जो अलग-अलग मेजरमेंट अलग-अलग वेइंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड और दैट वाज प्रैक्टिस्ड बाय द लोकल रूलर, तो दैट वाज टोटली अबॉलिश्ड नाउ एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड द सिंगल मेजरमेंट सिस्टम और सिंगल वेइंग सिस्टम। ये वेट्स का और मेजरमेंट का एक सिंगल आप कह सकते हैं जो एक सिस्टम था, दैट वाज अडॉप्टेड। रीजनल dialects were discouraged and French is it was spoken by the within the Paris, becoming the common language of the nation। यानी कि जैसे यानी कि जो फ्रेंच है उसको कॉमन लैंग्वेज एक तरह से बना दिया गया कि यू हैव टू स्पीक इन ए सिंगल लैंग्वेज, जिससे कि यूनिफिकेशन आ जाए, जिससे वो फील करें कि वी आर यूनाइटेड। ऐसा उन्होंने ट्राई करके उन्होंने कहा कि एक वन फॉर्मूला ऑफ लैंग्वेज, वन लैंग्वेज फॉर्मूला, तो दैट वाज आल्सो अडॉप्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उसके बाद क्या है, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन द फ्रेंच रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बीइंग सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। अब जैकोबिन क्लब के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो उनकी ड्रेस का स्टाइल अलग रहता था, ज्यादातर आपने देखा होगा स्ट्रिप ड्रेस दे वर वियरिंग, जैकोबिन क्लब, ठीक है ना। एंड दीस their activities and campaign prepared a way of French armies which moved into the Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy
in the 1790s, ठीक है ना, and that club was known as the Jacobin Club. French armies began to carry the idea of nationalism abroad. यानी कि जो फ्रेंच जो आर्मी थी, तो दे began आप कह सकते हैं with the idea of nationalism. ठीक है, नेशनलिज्म का उन्होंने एक आइडिया लेना शुरू कर दिया. Now the whole part of France that was governed by the आप कह सकते हैं सिंगल ऑथोरिटी. और सिंगल ऑथोरिटी क्या थी वो? द सिटीजन ऑफ, यानी कि द बॉडी ऑफ सिटीजन्स ऑफ फ्रांस. जैसे पार्लियामेंट इंडिया में है, वैसे ही वो भी इलेक्टेड जो पर्सन से दे वर अलाउड टू गवर्न द एंटायर नेशन, नॉट इन स्मॉल पैचेस. तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. उसके बाद है विद इन द वाइड स्वेंथ ऑफ द टेरिटरी that came under the control of Napoleon. नेपोलियन का अब यहाँ पर रोल शुरू हो जाता है. नेपोलियन ये बहुत बड़ा एक तरह से सोशल रिफॉर्मर कह लीजिए या नेशनलिस्ट लीडर कह लीजिए. जैसे गांधी जी की जो आइडेंटिफिकेशन हमारे इंडिया में है, तो जस्ट लाइक गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो लीडिंग लीडर हैं इंडिया में, वेल नोन पर्सनैलिटीज आर देयर. तो लाइकवाइज नेपोलियन was the first man he introduced the uniform system in आप कह सकते हैं फ्रांस. अब क्या है, नेपोलियन said about the introducing many of reforms that he had already introduced in France. फ्रांस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके थे. जैसे सिमिलर वेइंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, सिमिलर मेजरमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस. ठीक है ना. तो दैट वाज ऑलरेडी बिगन विद द फ्रांस. फ्रांस से पहले से वो स्टार्ट हो गया था. फिर उसके बाद है ए रिटर्न ऑफ मोनार्की. नेपोलियन क्या बोलता था, इफ यू आर अगेन गोइंग टू अडॉप्ट द मोनार्की तो इट में डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक सिस्टम. यानी कि उनके मन में, नेपोलियन के मन में क्या डर था कि अगर मान लिया सपोज वी आर गोइंग टू अडॉप्ट अगेन आवर मोनार्की सिस्टम इंस्टेड ऑफ आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी, तो इट में डिस्ट्रॉय द एंटायर एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, एंटायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि ये डर था उसके मन में. किसके मन में? नेपोलियन के मन में. अगर मान लिया हम दोबारा मोनार्की की तरफ लौटते हैं तो क्या हो जाएगा, जितने भी हमारा जो ओल्ड सिस्टम है, अगर मान लिया उसकी तरफ हम जाते हैं तो इट में डिस्ट्रॉय आवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक आप कह सकते हैं अप्रोच. ये सारा का सारा हमें खत्म कर देगा और खत्म हो जाएंगे हम सब लोग. ऐसा ठीक है ना. अगेन वी आर ट्रैप्ड बाय ए सिंगल ऑथोरिटी and which is not controlled by the citizen of the France. ठीक है ना. ये उनके मन में डर था. तो उसके बाद क्या हो गया, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The civil code of 1804 civil code was introduced. यानी कि नेपोलियन रिफॉर्म्स को हम किसके नाम से जानते हैं दूसरे वर्ड में उन्हें? सिविल कोड. सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है. तो नेपोलियन कोड आ जाए या सिविल कोड आ जाए आपके एग्जाम में, तो इट विल बी हैविंग द सिमिलर मीनिंग. उसका मीनिंग एक ही है. एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन इन 1804. तो डेट यू हैव टू राइट इन योर नोट्स. डेट आल्सो यू हैव टू मेंशन इन योर नोट्स. ठीक है ना. डेट भी आप मेंशन करके रख लेंगे. और सिविल कोड ऑलवेज रिलेटेड टू नेपोलियन because this code was introduced by the Napoleon in 1804. Usually known as the Napoleonic Code. आगे Napoleonic Code के नाम से जाना जाता है. Did away with the all privileges based on birth. यानी कि जितनी भी बर्थ के ऊपर हमें privileges मिलती थी, जैसे मान लिया those who are belong to the rich family, so they were highly respected by the society. Whether they are capable or not that particular aspect, so it was totally abolished. ठीक है ना. जो उनको by birth right मिलते थे, whatever by birth they were getting their different rights, तो they were totally abolished. यानी कि वो जैसे होता है ना कि किसी पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है, अगर वो उसके अपने फादर या अपने मदर के बराबर वो इक्वली इंटेलिजेंट नहीं है, बट एज पर द हाउस आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वो अच्छे घराने से है या अच्छी फैमिली में है, पहले उनके मम्मी पापा बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी थे या फ्रीडम फाइटर थे या अच्छे गुड पॉलिटिशियंस थे या अच्छे एजुकेटेड फैमिली से साइंटिस्ट थे, तो उनका जो अगली जनरेशन थी तो दे वर हैविंग द स्पेशल प्रिविलेजेस
फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, यानी कि बर्थ से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता था। तो दैट वाज टोटली अबॉलिश नाउ। नेपोली कोर्ट्स में क्या है, जो बाय बर्थ उन्हें रेस्पेक्ट या बाय बर्थ उन्हें जो स्टेटस मिलता था, तो दैट वाज अबॉलिश नाउ। इसमें अबॉलिश कर दिया। सबसे पहले स्टेप वो लिया कि एवरीबॉडी इज इक्वल and whatever work they are going to perform in future, so their respect or their position will be decided as per their work, not by their birth, ठीक है ना। तो it was abolished, totally abolished कर दिया। फिर क्या है, establish equality before the law, and यानी कि लॉ के सामने everybody is equal। जैसे इंडिया में क्या है, everybody is equal in the eye of law, यानी कि लॉ के सामने सारे के सारे पब्लिक, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियंस है, whether they are belong to the different community, so they are equal in the eye of law। तो that जो अप्रोच है, ये भी इंडिया में कहां से ली गई है, सम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और समवेयर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सो मेनी जो टीचिंग्स हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो दे आर ब्रॉट टुवर्ड्स द इंडियन टेरिटरी फ्रॉम दीज कांसेप्ट। तो नेपोलियन ने अपने कोड में क्या लिखा, नेपोलियन सिंप्लीफाइड the administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants, यानी कि peasant जो पहले bondage labor की तरह काम करते थे, peasants और farmer में अंतर है। जब जमींदार है, those who are holding the big plots, agricultural plots on their name, so they were considered as the जमींदार in India। वैसे ही different names से they were also known as with different countries। और जो peasants हैं, peasantry है, वो क्या है, most of the time they are small farmers। They are sometimes they are not having any yard of land on their name, and they have to work on the other field। So these people are considered as the peasants। तो peasant का मतलब है small farmer you can say, or you can say they are the farming laborers, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो farming laborers थे, उनको भी क्या कर दिया गया, that system was abolished, यानी कि जो slavery है, that was totally abolished from the France, नेपोली कोड में। तो उसके बाद क्या है, इन्होंने किया, if the town to build the restrictions of were removed, transport and communication system was improved, यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया कि इसको रिमूव करेंगे। जैसे अगर मान लिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा डेवलप होगा, तो आमतौर से बहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मोर डेवलप्ड, इट इज अ वेरी एफिशिएंट वन। तो उसका मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ पीपल मे बी इंक्रीज, द मूवमेंट ऑफ पीपल मे बी, आप कह सकते हैं पहले मान लिया 100 आदमी मोबिलाइज करते थे एक जगह से दूसरी जगह, अब हो सकता है थाउजेंड्स में मोबिलाइज करना शुरू कर देंगे। व्हेन दिस पीपल्स आर स्टार्ट मोबिलाइजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देयर मे बी मिक्सिंग ऑफ कल्चर, देयर मे बी मिक्सिंग ऑफ फूड हैबिट्स, देयर मे बी मिक्सिंग ऑफ लिटरेचर, देयर मे बी मिक्सिंग ऑफ थॉट्स। तो इट क्रिएट द आइडेंटिटी ऑफ, आप कह सकते हैं यूनिफिकेशन और आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। यानी कि हम जब ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने का मतलब क्या है, जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने का मतलब यही है, जब हम ट्रैवल करते करते बात करते हैं, when we are exchanging our ideas with others, तो at the same time हम कुछ बताते हैं उन्हें, and they also saying something, and हम क्या है, exchanging views जब करेंगे तो we are having the better understanding between the people of a country। यानी कि हम जब तो and it depends on, एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर है, कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर है, कम्युनिकेशन, how we are communicating, ठीक है ना। जैसे ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, स्पेशली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हमारी मान लिया इंग्लिश नहीं आती हमारे बहुत सारे लीडर्स को, they were not aware about the English, so that was very difficult to communicate with the Tamil Nadu people, and it was very difficult to communicate with the Gujarati people, and it was very difficult to communicate to the Malayali people। तो इंग्लिश क्या है, it was a bridge between the different communities within the India। तो वैसे ही जैसे इंडिया से एग्जांपल मैंने बताया है, in the similar way if they start using the French as a common language, so that may be very helpful for the unification, ठीक है ना, throughout the country। तो ऐसा उन्होंने अप्रोच लगाया। तो उसके बाद है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव्ड, peasants, artisans worked with a new businessman and enjoyed the few न्यू फाउंड फ्रीडम, यानी कि जो बिजनेसमैन को रेस्ट्रिक्शन थी पहले दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, they have to pay some amount of money, that was abolished। weighing system was abolished, जो पुराना weighing system था, new system was introduced,
यूनिवर्सल जो न्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, अभी जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस वन नेशन वन राशन कार्ड। एक अप्रोच देखिए ना आपने, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये भी एक अप्रोच वही है। दे वांट टू मेक a certain type of rules and regulations which can unite the entire society, whether you are Bihari, whether you are UP wala, whether you are Kannada people, whether you are Marathi people, and you want to move yourself for a search of work or for a establishing your business in some other area. अगर मान लिया आप एज ए डेली वेज वर्कर you want to move from Rajasthan to Gujarat, or Gujarati people want to move towards Maharashtra, so then they are not entitled to get the whatever facilities are provided by the different government, state government. तो वो क्या कर सकते हैं, अगर मान लिया उनके पास यूनिवर्सल एक क्या है, एक राशन कार्ड है थ्रू आउट द कंट्री के लिए, जैसे पैन कार्ड है यूनिवर्सल है, जैसे आधार कार्ड है यूनिवर्सल कार्ड, यूनिवर्सल का मतलब है विदिन द कंट्री। तो वैसे ही दे वांट टू इंट्रोड्यूस द सिंगल राशन कार्ड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है ना, सिंगल मेडिकल कार्ड दे वांट टू इंट्रोड्यूस इन फ्यूचर। तो ये क्या है, दीज आर द गुड रिफॉर्म्स, whatever reforms we are going to introduce and we are going to adopt in future. So likewise you can take example of France. France में भी क्या है, यानी कि जो फ्रीडम था that was enjoyed now after the, आप कह सकते हैं जो नेपोलियन ने जो ये इंट्रोड्यूस किया क्या कोड, तो उसमें ये सारी की सारी समस्याएं जो थी, whatever problem they were facing earlier, so they were sorted out by this Napoleon code, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं मैं, फिर उसके बाद आ जाइए, ये वाला मैंने बता दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया जो मैंने नेपोलियन कोड बताया है। these points are given in sentence by sentence, एक सेंटेंस खत्म, एक पॉइंट खत्म, एक अनदर सेंटेंस, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो मैंने पढ़ के बताया। अगर मान लिया क्वेश्चन मैं दूंगा आपको होमवर्क के लिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियन कोड, तो यू हैव टू राइट ऑल दीस पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं। दीस पॉइंट्स आर वेल डिस्क्राइब्ड इन योर पैराग्राफ, ठीक है ना। अरे ठीक है बच्चों, हाँ यस, तो बी रेडी फॉर दिस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नोट कर लो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियन कोड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको मैं दूं या ना दूं, लेकिन आपको देना है, ठीक है बच्चे। ये इसका आंसर लिखना है आपको नोट्स में, और उसको मुझे जो हमारे जो जब मैं असाइनमेंट बोलूंगा 2-3 दिन का टाइम लेते हैं, तो असाइनमेंट बहुत बच्चे नहीं दे रहे हैं, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल ओनली। अगर मान लिया आपकी ग्रेडिंग कुछ अप एंड डाउन होती है, तो यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द, आप कह सकते हैं, योर ग्रेडिंग। अगर मान लिया अच्छे बच्चे हैं, यू आर गुड परफॉर्मिंग इन एग्जाम, रिटन एग्जाम में, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटन एग्जाम, बट यू आर नॉट सबमिटिंग योर असाइनमेंट इन टाइम, तो योर ग्रेडिंग विल बी, आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, वो इम्पैक्ट आएगा उसका, ठीक है ना। तो ये बी केयरफुल, मैं फैक्टरिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये क्या ऑनलाइन आपकी जो पूरी जो मॉनिटरिंग है, इट इज गोइंग ऑन इन ऑनलाइन, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने आप रेस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। मैं रिपीटेडली, मैं इसलिए मतलब मैं बार बार आपको, मेरे बच्चे इसलिए याद दिलाता चाह रहा हूँ डेली, ठीक है ना। रिपीट कर दो क्वेश्चन को। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड का मतलब नेपोलियन कोड, जो व्हाटएवर कोड वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन रिफॉर्म्स, तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। और मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 6 and 7, ज्यादातर 6-7 पर है, ठीक है ना। तो रेफर योर बुक एंड राइट डाउन अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट। 4-5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो उसके बाद है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब फ्रांस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है ना। लेकिन जो ये फ्रांस की जो आप कह सकते हैं रिवॉल्यूशन था, तो बाय सीइंग ऑल दीस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी विद इन द फ्रांस, तो अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो मोटिवेटेड बाय सीइंग दैट फ्रांस पीपल्स आर आप कह सकते हैं मेकिंग द मोनार्की इज गोइंग टू बी एंड इन फ्रांस एंड दे आर गोइंग टू गवर्न बाय देयर ओन इलेक्टेड पर्संस। तो बाय दिस the various other European countries also motivated a lot by this event। इस इवेंट के बाद
बहुत सारे दूसरे जो कंट्री थे यूरोप में वो मोटिवेट हुए और फिर बाद में उन्होंने ये सारे के सारे जो रिफॉर्म्स हैं दे आल्सो वेरी मच एग्री टू रिफॉर्म देयर सोसाइटी। जब ये उन्होंने देखा तो उसी की स्टोरी है पूरी, मैं एक वन बाय वन करके आपको बताता जाऊंगा। जैसे if you look at the map of mid 18th century, the Europe we will find that there were no nation state। nation state को मैं बार-बार बता रहा हूँ, nation state का मतलब है एक clear cut identity of a particular state, यानी कि एक state की clear cut identity। जैसे इंडिया क्या है, sovereign country अभी क्या है, जैसे और बहुत सारे कंट्री का आप नाम ले सकते हैं, लेकिन प्रीवियसली दे वर गवर्न्ड बाय द लोकल चिफ्टेंस, ठीक है ना। तो वैसे ही नेशन स्टेट का मतलब है they were united and they can call their countrymen as a, आप कह सकते हैं as a political units, as a single political unit, ठीक है ना। तो वैसे ही जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड divided into kingdoms, पहले they were divided into various kingdoms। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किंगडम मतलब छोटे-छोटे स्मॉल रूलर्स। तो इसके बाद है डचेस एंड कस्टम्स ऑफ द रूलर देयर autonomous territories, Eastern and Central Europe were under the autocratic monarchy। Autocratic monarchy का मतलब है it is a type of monarchy only। Whatever decision taken by the monarch, central authority, so it should be followed by each and everyone without any question। You are not entitled to ask any type of question under this particular system। So that's why this system was known as the autocratic monarch। autocratic monarch का मतलब है no scope to speak anything against the ruler, ठीक है ना। whatever decision taken by the monarch, whatever decision taken by the ruler, so you have to accept whether you are agree on that particular issue or not, it doesn't matter, ठीक है ना। तो you have to agree on that particular point। तो that was ये आपका पूरे यूरोप में स्टार्ट हो गया। they did not see themselves as a sharing of collective identity और एक कॉमन कल्चर, यानी कि वो कॉमन कल्चर ऐसा महसूस नहीं करते थे और कि वी आर बिलोंग टू सिमिलर कंट्री, ऐसा वो महसूस नहीं करते थे। दैट वाज आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ नेशनल फीलिंग। जो नेशनलिज्म की एक फीलिंग होती है दैट वाज टोटली एब्सेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द यूरोप। फिर उसके बाद क्या है, द स्कोप डिफरेंट बिकॉज़ दे वर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स लाइक इंडिया से एग्जांपल, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल throughout the world। अगर देखा जाए इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। वी आर हैविंग द वैरायटी ऑफ कल्चर, वी आर स्पीकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, बट स्टिल वी आर शेयरिंग सम कॉमन कल्चरल जो आप कह सकते हैं प्रैक्टिसेस। तो दैट्स व्हाई वी आर रेडी टू यूनाइटेड आवरसेल्व्स एज इंडियन, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है, जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, इट इज ऑलमोस्ट सेम। यानी कि सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल है, जो आपका जो हमारी अप्रोच है सोचने की, तो वो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया की एक जैसी है लगभग। तो दैट्स व्हाई वी आर कैपेबल टू कंसीडर आवरसेल्व्स एज ए नेशन। तो वही अप्रोच वो कहां लागू करना चाह रहे थे, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज आल्सो वांट टू इंट्रोड्यूस द सिमिलर अप्रोच, ठीक है ना, थ्रू द यूरोपियन वर्ल्ड। और फिर बाद में क्या है, धीरे-धीरे वो सारा स्लोवाकिया और रोमांस और ये सारे के सारे जो आपका नाम लिए हैं, हंगरी और ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ये सारे के सारे कंट्री में सारे के सारे जो यूनिफिकेशन की जो चीजें हैं, जो नेपोलियन कोड में जो व्हाटएवर थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन नेपोलियन कोड, तो दे वांट टू इंट्रोड्यूस थ्रू द यूरोप, नॉट ओनली फ्रांस से मोटिवेट होकर के वो बाद में बहुत सारे जैसे रशियन रिवॉल्यूशन से इंडियन पीपल्स आर आल्सो मोटिवेटेड, इंडियन पीपल आल्सो मोटिवेटेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडियन वुमेन आल्सो मोटिवेटेड बाय द सफरेज मूवमेंट इन द यूएस, ठीक है ना। तो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ आप कह सकते हैं मोटिवेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो इवेंट पूरे वर्ल्ड में चल रही थी, तो इंडियन पीपल आल्सो मोटिवेटेड बाय दिस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं जो जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रहे थे, जितने भी मूवमेंट चल रहे थे थ्रू द वर्ल्ड, तो इंडियन पीपल आल्सो गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम दीज इवेंट्स। तो लाइकवाइज तो यूरोपियन जो कंट्री थे दे वर आल्सो मोटिवेटेड अ लॉट, ठीक है ना, बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो ये द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ये आगे नहीं हो पाएगा, मैं अब बंद करता हूं इसे। और मैं आपसे कल बताया था कि अगर मान लिया आप इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन